जी, फिल इन द ब्लैंक्स ला दीजिए। देखिए इसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स है क्या मोशन, ये चैप्टर नंबर 12 जो हम पढ़ रहे थे मैट्रिक क्लास में। अ मोशन विच रिपीट्स इट्स सेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड डैश। ये आप निकाल लें, पेज नंबर है 258। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर सफ़ा नंबर 258। फिर से सुन लें। अ मोशन विच रिपीट्स इट्स सेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऐसी मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट करे, यकसा वक्फों के साथ रिपीट करे, उस मोशन को क्या कहा जाता है? याद करें, डेफिनेशन आपके पास लिखवाई गई है। दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं इसे? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो पहले का जवाब होगा, क्या होगा बोले? पीरियोडिक मोशन। ये पहले का आंसर आ गया। दूसरा, डैश इज़ आल्सो अ पीरियोडिक मोशन। डैश इज़ आल्सो अ पीरियोडिक मोशन, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। कौन सी मोशन? हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने डिस्कस किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्प्रिंग मास सिस्टम की डिस्कस की थी आपसे, इस डेट के लिए। तो याद रहे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो भी एक तरह की पीरियोडिक मोशन है। तो दूसरे का जवाब क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख लें, वरना फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा इसको लिखने के लिए। तीसरा, वाइल एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डैश टू डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट की जा रही होती है तो वो कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, डैट इज़, क्या लिखा हुआ है? डैट इज़ डैश टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। डैट इज़ डैश, यानी आप, मैंने जवाब तो खैर यहाँ पे लिख दिया, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। दो चीज़ें होती है, एक एक्सेलरेशन होता है और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। तो हमने पढ़ा था कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसके एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन होता है? याद करें, डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? तो तीसरे का इसमें दो है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इस टाइप का साइन इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एंड द डायरेक्शन ऑफ, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? मीन पोजीशन की जानिब होती है। कहाँ पर होती है बोलिए? इसलिए यहाँ पर माइनस भी लगाया था, अगर आप याद करें, मीन पोजीशन। यानी यहाँ पर दो जवाब होंगे। तो दो चीज़ें हो गई, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होती है। यही वजह है कि जब कोई बच्चा झूला झूलता है तो झूला झूलते झूलते बिलाकर कहाँ जाता है? वो सेंटर पर, मीन पोजीशन पे आकर रुक जाता है। ये कौन सी थी? तीसरी की दो थी। चौथा, नंबर 4, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम है उसकी वाइब्रेटरी मोशन क्या कहलाती है? याद करें, हमने पढ़ा था ये सिंपल पेंडुलम था, इस तरह से रस्सी के साथ बांध के बॉब को लटका दिया था, फिर उसको मीन पोजीशन से आपने डिस्प्लेस किया था, याद है आप? ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है। इस वाइब्रेटरी मोशन को क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहा जाता है इसे? सिंपल हार्मोनिक मोशन, या SHM भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? SH। उसके बाद नंबर 4 हो गया। नंबर 5, पाँचवा। देखिए पाँचवें में क्या कह रहे हैं? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड व्हाट?
हमने वेव पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और दूसरी ट्रांसवर्स वेव होती है। तो सच वेव्स इन विच मीडियम पार्टिकल एग्जीक्यूट वाइब्रेटरी मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव, उन्हें हमने क्या नाम दिया था याद करें, एक ट्रांसवर्स वेव कहलाती थी और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्योंकि जब वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, दो सूरतें होती हैं, या तो डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं या डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर। अगर डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर एग्जीक्यूट करें, सब पानी की मौजों में होता है, स्ट्रिंग वेव्स में होता है, तो उसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। क्या कहते हैं? और अगर डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करें, इस तरह साउंड में होता है, जैसा स्प्रिंग वेव्स में होता है, तो फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कॉम्प्रेशनल वेव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है वो है ट्रांसवर्स वेव के हवाले से। मैं फिर पढ़ देता हूँ क्या है, द वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, यानी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और मीडियम पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी इस तरह की वेव्स बन रही है। तो ऐसी वेव्स को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ये पांचवा आ गया आपके पास जवाब, ठीक है। उसके बाद 6 में कह रहे हैं ट्रांसफर वेव्स कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो किस पर मुश्तमिल होती हैं? दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं, आप याद करें। एक वो पोर्शन होता है मीन लेवल से ऊपर चला जाता है, एक पोर्शन वेव का वो होता है मीन लेवल से नीचे चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऊपर वाले को क्रेस्ट और नीचे वाले को ट्रफ। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल होती है। क्रेस्ट एंड क्या आएगा बोलिए? ट्रफ, फराज और नशेब। ज़िंदगी भी इंसान की ऐसे ही है, क्रेस्ट और ट्रफ की तरह, नशेब और फराज, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, कभी बुलंदी कभी पस्ती, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी झूठा कभी सच्चा, इसी तरह लाइफ है क्रेस्ट ट्रफ। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ये हो गई 6 7 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ डैश। अच्छा, उसके बाद साथ में भी कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव किस पर मुश्तमिल होती है? सर साउंड वेव्स थी, तो उसके बारे में बताया था कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। क्या क्या आएगा उसका जवाब बोलिए? कॉम्प्रेशन दबाव और खोलाव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बताया था आपको। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन पर मुश्तमिल होती हैं, यानी जहाँ पार्टिकल करीब आ जाते हैं कॉम्प्रेशन, जहाँ मीडियम पार्टिकल दूर हट जाते हैं रेयरफेक्शन। आगे बात ख़त्म नहीं हुई, आगे कह रहे हैं 7वें में, एंड एज दे पास थ्रू मीडियम द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डैश ऑफ द वेव। और जब वो किसी मीडियम से वेव पास होती है तो जो मीडियम पार्टिकल हैं वो किस तरह वाइब्रेट करते हैं, किस डायरेक्शन में? तो ये बात हमने अभी डिस्कस की आपसे कि वो डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल, क्या डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल जो है वो वाइब्रेटिंग मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एक और आएगा, ये असल में समझ लें तीन तरह की MCQs है। तीसरी थी इसी के अंदर 7वें में, क्या आएगा? इन डायरेक्शन, इन पैरेलल डायरेक्शन, इन पैरेलल, इन द, या पैरेलल लिख लें तो शुरू में लिखा हुआ है तो सिर्फ क्या आ जाएगा? पैरेलल ऑफ द वेव्स, पैरेलल ऑफ द वेव्स। नंबर 8 नहीं, देखिए अब क्या है नंबर 8। नंबर 8 में कह रहे हैं वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सच डैश पार्टिकल्स। वेवलेंथ किसे कहते हैं? हम जानते हैं, वेवलेंथ याद कीजिए। वेवलेंथ किसे कहा था हम लोगों ने? ये 8वां पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ, इस जगह देखिए, यहाँ जब वेव्स क्रिएट होती है, गौर कीजिए, इस तरह से था ना मामला। ये इंतहाई बुलंदी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान क्या कहलाता है? फासला वेवलेंथ कहलाता है। याद करें, जो दो एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी दो क्रेस्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, डेट इज़ कॉल्ड
वेवलेंथ। तो यहाँ पर अब वो ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स पहले में आएगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक साथ। पार्टिकल्स, कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर इन द सिमिलर डैश, जो किस हालत में होते हैं, ऑफ पीरियोडिक मोशन, सिमिलर स्टेट में होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा दूसरे में, सिमिलर स्टेट, यानी 2 MCQs थी। तो याद रखिएगा वेवलेंथ फिर से सुन लिया, डिस्टेंस होता है 2 इंतहाई क्रेस्ट के दरमियान, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस होता है, जिसमें मीडियम पार्टिकल सेम स्टेट में होते हैं। इस पर भी इंतहाई बुलंदी पर होंगे और इस पर भी इंतहाई बुलंदी पर होंगे। तो जो स्टेट इस पार्टिकल की है वही उस पार्टिकल की होगी। तो इन 2 स्टेट्स के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। ओके, ये 8वां था। 9वां, उसके बाद क्या है देखें, 9th क्या होगा, 8 होगा ना। 9th है ह्यूमन एयर, इंसानी कान कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन डैश। इंसानी कान इस फ्रीक्वेंसी की आवाज़, इससे ज़्यादा बुलंद फ्रीक्वेंसी की आवाज़ नहीं सुन सकता। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ऑडिबल रेंज में बताया था आपको, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ इंसानी कान नहीं सुन सकता। और इस साउंड को क्या कहा था हम लोगों ने, याद है, अल्ट्रासोनिक। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, जो फिर वो सी फ्लोर की डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड में बॉडी पार्ट्स में क्या फॉल्ट है, जो फ्लैशी पार्ट होते हैं सॉफ्ट, उनको एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेटल में क्रैक्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इसके यूज़ हमने पढ़े थे। हर्ट्ज, हाँ जेड है, HZ हर्ट्ज। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं ये हो गए ना 10वां, 10th एन इंटरेस्टिंग